अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैंने अपने पिछली व्याख्यान श्रृंखला में एक नई विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवाद के विषय में आप लोगों को बताया है। मैंने उसकी परिभाषा के विषय में आपको बताया है और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि लोकतांत्रिक समाजवाद किन किन साधनों को अपनाता है और उसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसके परिभाषा से इसकी शुरुआत करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा देते हुए हम यह कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व प्रदान किया जाए। इसे लोकतांत्रिक समाजवादी इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसे समाज की स्थापना का समर्थक है जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व प्राप्त हो और आर्थिक क्षेत्र में शोषण और तत्संबंधी प्रथाओं का कोई अस्तित्व न हो। इसे लोकतांत्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्रांतिकारी समाजवादी विचारधाराओं के विपरीत राज्य को साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक मानता है और लोकतांत्रिक प्रणाली से सामाजिक परिवर्तन का समर्थक है। चलिए अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद किन किन साधनों को अपनाता है ताकि समाज में एक नई आदर्श व्यवस्था स्थापित हो। सर्वप्रथम, लोकतांत्रिक समाजवाद शांतिपूर्ण साधनों को अपनाने की सलाह देता है। वह मार्क्सवाद के समान हिंसात्मक क्रांति का समर्थक नहीं है। वह इसे आकस्मिक और हिंसा पर आधारित बताता है। उसका यह कहना है कि अगर हम एक गतिशील समाज की रचना करना चाहते हैं तो हमें शांतिपूर्ण साधनों को अपनाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण साधन जो उसने बताया है वह यह है कि उसने सभी नागरिकों के लिए अधिकारों की व्यवस्था की है, क्योंकि सामाजिक जीवन में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी होनी आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकताओं को व्यावहारिक रूप देना होगा, क्योंकि नागरिक मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही शांतिपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण साधन जिसे कि लोकतांत्रिक समाजवाद ने अपनाया है वह है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था करना, जिससे नागरिकों को गौरव और सम्मानपूर्ण स्थिति प्राप्त हो। चौथी महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण साधन यह है कि लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतंत्रीय प्रतिनिधित्व व्यवस्था में आस्था रखता है। उसका यह कहना है कि लोकतंत्रीय प्रतिनिधित्व व्यवस्था करने से सभी नागरिकों के जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। पांचवा महत्वपूर्ण साधन इसका यह है कि इसने हमेशा ही संवैधानिक व्यवस्थाओं के पालन की बात कही है। उसका यह कहना है कि अहिंसात्मक साधनों से नैतिकता और जीवन का आदर्श जैसी मान्यताओं को अगर हम शामिल करें तो हम एक अच्छे सामाजिक जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि नैतिकता देश, काल, धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होती हैं और इसकी प्राप्ति शांतिपूर्ण साधनों से ही संभव है और इसी साधनों को अपनाने की बात लोकतांत्रिक समाजवाद ने कही है। इसके अलावा लोकतांत्रिक समाजवाद राष्ट्रीयकरण में विश्वास करता है। राष्ट्रीयकरण के माध्यम से राज्य शोषण की शक्तियों को समाप्त करने के साथ साथ एकाधिकार की प्रवृत्तियों को भी समाप्त करता है और वह जनसाधारण को आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति का आश्वासन देता है। इसलिए राज्य का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। सातवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतांत्रिक समाजवाद ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही है और ऐसे में वह पूंजीपतियों से सहयोग लेना अनुचित नहीं मानता। उसका यह कहना है कि अगर राज्य और निजी क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें तो यह व्यवस्था बिल्कुल ही सफल हो सकती है। इसी कारण वह मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहता है।
आठवां महत्वपूर्ण साधन उसका यह है कि उसने शिक्षा में अत्यधिक विश्वास किया है और शिक्षा के द्वारा वह अपने विचारों को जन साधारण तक पहुंचाना चाहता है। वह जनता को लोकतंत्रीय समाजवाद की प्रचुर शिक्षा प्रदान कर समाज के दलित, शोषित और दमन किए जाने वाले वर्गों में जनतंत्रात्मक चेतना का संचार करता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाजवाद वर्ग समन्वय में विश्वास करता है। वह वर्गों को अलग अलग नहीं करना चाहता, बल्कि सभी वर्गों का समन्वय करना चाहता है, क्योंकि उसका यह विश्वास है कि इसी समन्वय से ही समाज में सुव्यवस्था स्थापित हो पाएगी। इस प्रकार एक नियोजित अर्थव्यवस्था पर उसने जोर दिया है और उसका यह कहना है कि अगर हम एक नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे तभी समाज में सुव्यवस्था आएगी, उन्नति होगी। हम अपने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को देखें, हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाएं इसी की प्रतीक हैं। हमने लोकतांत्रिक समाजवाद के बहुत सारे आदर्शों को अपनाया है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे और हमारा देश भारत इसी विचारधारा पर आगे बढ़ता रहा। इस प्रकार हमने देखा कि लोकतांत्रिक समाजवाद किन किन साधनों को अपनाकर समाज में सुव्यवस्था लाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के विरुद्ध आलोचनाएं नहीं हुई और उसके विपक्ष में तर्क नहीं दिए गए। सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं और उसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं। पक्ष में दिए गए तर्कों में हम यह देखते हैं कि इसके समर्थन में लोग यह कहते हैं कि यह परिवर्तन का सर्वोत्तम तरीका है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो कि जनोपयोगी है। इसने एकाधिकार की प्रवृत्ति पर हमेशा ही रोक लगाई है। यह नैतिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था है। यह व्यक्तिवादी प्रवृत्ति से मुक्ति की प्रेरणा देता है। यह कल्याणकारी मार्ग पर आधारित है और इसका यह मानना है कि समाज में परिवर्तन शांति से ही संभव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकतंत्रीय समाजवाद की आलोचनाएं नहीं हुई। कुछ आधार ऐसे हैं जिस पर लोकतांत्रिक समाजवाद की आलोचनाएं हुई हैं। जैसे आलोचक यह कहते हैं कि किसी ठोस दर्शन पर यह आधारित नहीं है और यह एक ऐसा दर्शन है जो कि विरोधाभासी है। कभी यह पूंजीवाद को अपने साथ लेने की दृष्टि से इस पर बल देता है और कभी यह सरकार को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान करता है। आलोचक यह भी कहते हैं कि यह नैतिक आधारों पर कमज़ोर है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह गलत है। उनका यह कहना है कि इससे निरंकुश तानाशाही का भी उदय हो सकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत हो सकता है। आलोचक यह भी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ वैधानिक और शांतिपूर्ण उपायों को अपनाएं तो इससे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। परंतु इतनी आलोचनाओं के बावजूद हम यह भी जानते हैं, हम यह भी मानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ हमारे राजनीति शास्त्र में लोकतांत्रिक समाजवाद को एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। कई देशों ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया हुआ है। हमारे भारत में भी, हमारे भारतीय संविधान में भी लोकतांत्रिक समाजवाद की कई अवधारणाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए आज भी लोकतांत्रिक समाजवाद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।